नमस्ते बच्चों। आज हम बीएससी फाइनल ईयर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो पेपर चलता है उसमें अभी कोरोना काल में जो सिलेबस काफ़ी कम हो गया है उसके अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट पार्ट है और जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं चैप्टर 4 लेना चाह रही हूँ। उसमें अपने पास कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर है। अगर आपके पास गोखरू सैनी वाली बुक है तो उसमें चैप्टर नंबर 4 है सम्मिश्र अवकलन। तो सम्मिश्र अवकलन में अपने पास डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और एनालिटिक फंक्शन जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई एनालिटिक फंक्शन होता क्या है। तो इसके पहले वाले लेक्चर्स में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं और उनके फंडामेंटल्स प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसकी संक्रियाएं किस प्रकार से होती है, उनके जोड़वा के गुणाभाग किस प्रकार से होते हैं, वो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ। तो आप उसमें देख लीजिएगा। और अब चैप्टर नंबर 4 पूरे टॉपिक को नहीं लेते हुए मैं केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक ही ले रही हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और उसमें से क्वेश्चन बन सकता है। तो आज का तो इसमें ये है कि भाई एनालिटिक फंक्शन किसे कहते हैं और इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को बताइए। ये क्वेश्चन बन जाता है और ये आया हुआ है। तो सबसे पहले आज हम एनालिटिक फंक्शन किसे कहते हैं वो समझने वाले हैं। चलिए देखिए, एनालिटिक फंक्शन किसे कहते हैं। एफजेड कोई भी फंक्शन है, ठीक है। तो इसके पहले मैं ये तुम्हें रिकॉल करवाना चाह रही हूँ। जेड आपके पास समिश्र संख्या है, वो आपके पास x प्लस आइटा वाई के रूप में लिखी जाती है। ये इसको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में भी लिखा जा सकता है x कोमा वाई। और यहाँ पे अपने पास जो फंक्शन एफजेड है उसको u प्लस आइटा वी और u और v दोनों ही आपके पास x और y के फंक्शन के रूप में होंगे। तो एफजेड जब भी बोला जाए वो u प्लस आइटा वी के रूप में है। u x कोमा वाई प्लस आइटा वी x कोमा वाई ही है एक तरीके से। तो इसमें अपने पास बोल रहे हैं कि कोई भी फंक्शन होगा वो एनालिटिक कब होगा। तो फंक्शन किसी डोमेन में, अगर किसी प्रांत की बात करें, ये मैंने अपने पास डोमेन क्लोज डोमेन बना दिया है डी में। अगर कोई फंक्शन है एफजेड की बात कर रहे हैं, फंक्शन इस दिए गए डोमेन डी में एनालिटिक होगा। कब होगा? इस डोमेन डी के प्रत्येक बिंदु पर वो डिफरेंशिएबल हो। अगली बात समझ में? वापस सुन लीजिए। एफजेड किसी प्रांत डोमेन में या प्रांत में एनालिटिक होगा। एनालिटिक का मतलब होता है विश्लेषित फंक्शन। तो एनालिटिक फंक्शन कहलाता है कब? यदि उस डोमेन डी के प्रत्येक बिंदु पर वो डिफरेंशिएबल हो। और डिफरेंशिएबल का मतलब क्या हुआ कि एफजेड है उसका अवकलन करो। सम्मिश्र संख्याओं के अवकलन के भी वही प्रॉपर्टीज है जो सिंपल अवकलन अपन करते आए हैं। सिंपल अवकलन में अपने पास डी है, एफ एक्स प्लस जी एक्स, अगर दो फंक्शन है प्लस माइनस है तो इसका ये अवकलन होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। इसी प्रकार एफजेड और डीजेड है तो इनका भी वही वाली लीनियरिटी प्रॉपर्टी ही ये होल्ड करेंगे। कौन? कॉम्प्लेक्स नंबर भी। तो इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो फर्स्ट चैप्टर में है। चलिए अब इस फंक्शन एफजेड का अगर अवकलन करना चाहें तो इसको एफ टेस्ट जेड बोलेंगे। तो ये क्या होगा? लिमिट डेल जेड इज टेंड्स टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड। ठीक है, प्रथम सिद्धांत से अवकलन वाले जो टॉपिक था 12th में उसके हिसाब से ही सम्मिश्र संख्याओं में भी ये का ये है। x प्लस जेड प्लस डेल जेड है, उसमें x प्लस डेल एक्स था माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स वो अपने पास था। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास z प्लस डेल जेड है माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड, जहाँ पे अपने पास डेल जेड इज टेंड्स टू 0। ये अपने पास डेल जेड है, वक्र पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। केवल इसके जो डोमेन के बिंदु है उस पर अवकलनीय होना चाहिए। तो अपने पास एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन समझ में आ गई। और अगर बुक से देखें तो ये बोला हुआ है, पेज नंबर में 59 पढ़ रही हूँ। तो एनालिटिक फंक्शन होगा कि अपने पास एफजेड किसी प्रांत में एनालिटिक फंक्शन कहलाता है यदि उस प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर वो अवकलनीय हो। अब एग्जाम में अपने पास एक वर्ड और आ जाता है, एनालिटिक फंक्शन को होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कहा जाता है। पीएससी में भी क्वेश्चन बोला हुआ है होलोमॉर्फिक फंक्शन क्या होता है। वो अपने आप से एनालिटिक फंक्शन को ही होलोमॉर्फिक फंक्शन ही कहते हैं। तो उसमें क्वेश्चन आया था कि भाई होलोमॉर्फिक फंक्शन के लिए सीआर इक्वेशंस क्या होती है। तो सबने सोचा भाई एनालिटिक फंक्शन है तो एनालिटिक फंक्शन ही होलोमॉर्फिक फंक्शन ही कहते हैं।
तो 1 नंबर के क्वेश्चन में अगर तुम्हारे आते हैं ऑब्जेक्टिव स्टार्टिंग के 1 वर्ड टाइप के, तो उसमें आ जाता है। तो अपने पास ही होमोमॉर्फी फंक्शन, अगर किसी बिंदु पर वो कोई फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो उस बिंदु को विचित्र बिंदु कहेंगे, और वहाँ पे फंक्शन की जो एब्जर्ड है उसकी विचित्रता कहते हैं। ठीक है, तो अब अपने पास आ जाता है एनालिटिक फंक्शन का नेसेसरी कंडीशन। तो नेसेसरी कंडीशन जो बुक के अंदर है उसकी लैंग्वेज है कि यदि कोई फंक्शन है एब्जर्ड है, वो आपके पास u प्लस आइटा v के किसी डोमेन D में एनालिटिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि उस प्रांत में u और v CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो अभी अपन देखेंगे कि भाई CR इक्वेशन क्या होते हैं, और अभी तो तुम्हें ये नेसेसरी कंडीशन है एंड नेसेसरी कंडीशन। तो नेसेसरी कंडीशन होती क्या है? नेसेसरी कंडीशन ये है किसी भी फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए क्या है कि भाई अगर फंक्शन है u प्लस आइटा v के रूप में अगर शो कर रखा है तो वो फंक्शन एनालिटिक होगा। कब होगा? कि दिए गए डोमेन D में। ये डोमेन का कैसा भी बन सकता है ये तो, ठीक है, क्लोज डोमेन होना चाहिए। किसी डोमेन D में वो जो फंक्शन है एब्जर्ड, उसके u और v जो अपन ने लिए थे यहाँ पे, जो x और y के फंक्शन है, वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। केवल अभी नेसेसरी कंडीशन ही देख रहे हैं अपन, तो बोल देंगे कि वो फंक्शन एनालिटिक होगा। क्या मतलब समझे? बोलो। हाँ, यदि कोई फंक्शन एब्जर्ड है उसके एनालिटिक होने के लिए आवश्यक नेसेसरी कंडीशन ये है कि उस डोमेन D के प्रत्येक बिंदु पर कहीं पे भी ले लो u और v है वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जो CR इक्वेशन है वो अब लिखने वाली हूँ मैं। तो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो वो बोलेंगे कि भाई वो फंक्शन उस डोमेन में एनालिटिक होगा। तो CR इक्वेशन क्या होता है? del u अपॉन del x इज इक्वल टू del v अपॉन del y। फर्स्ट तो ये हो गई, एंड सेकेंड हो गई del u अपॉन del y इज इक्वल टू माइनस ऑफ del v अपॉन del x। और u और v क्या है? ठीक है ना, ये तो है x और y के फंक्शन है, और z इज इक्वल टू u प्लस आइटा v, जहाँ पर z इज इक्वल टू x प्लस आइटा y के रूप में लिखा जाता है। रियल पार्ट ऑफ और इमेजिनरी पार्ट ऑफ वही चीज इसमें है। ठीक है ना, चलिए इसका अपन डेरिवेशन कर लेते हैं अब नेसेसरी कंडीशन का। तो सबसे पहले तो इसमें अपने पास थ्योरी में तो केवल इतना से ही बता रखा है। अगर बुक में देखें तो माना कि एब्जर्ड डोमेन D में एनालिटिक है, तो नेसेसरी कंडीशन को वो अपने को शो करने के लिए, प्रूफ बताने के लिए इसमें बोलेंगे कि हम बोल रहे हैं कि भाई एनालिटिक है, तो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा देंगे। भाई प्रूफ में करते क्या किसी में भी नेसेसरी कंडीशन में, जो फर्स्ट वाला टॉपिक ले लो और इसमें CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो CR को शो कर देंगे कि भाई जो अपन ने इक्वेशन लिखी थी अभी वो इस प्रूफ में अपन शो कर देंगे, तो ये नेसेसरी कंडीशन कंप्लीट हो जाएगी। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले। चलिए, तो इसमें अपने पास सबसे पहले तो एनालिटिक जो फंक्शन होता है उसका ले लेते हैं। मैं इसको हटा देती हूँ, आप बुक से देख लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे अपने पास एवरेज z है, वो आपके पास यहाँ पे लिमिट z del z टेंड्स टू 0 एफ जेड माइनस ये एफ जेड प्लस del z माइनस एफ जेड अपॉन del z अपने पास अवकलनीयता की परिभाषा से अपन देख चुके हैं। ठीक है, अब अपन ये बोलना चाह रहे हैं कि केस 2 लेंगे। इसमें केस फर्स्ट तो ये लेंगे, यहाँ पे स्थिति 1 में ये बोल रहे हैं कि ये मान लिया कि x एक्सिस के अलोंग चल रहा है, अलोंग, ठीक है, अनुदिश। x एक्सिस के अनुदिश होगा तो y 0 हो जाएगा, y में del y 0 हो जाएगा, तो अपन यहाँ पे del y इज इक्वल टू 0 डाल देंगे। चलिए, सबसे पहले तो एफ डेज जेड बराबर लिमिट del z टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस del z है। एफ जेड को अपन ने u x y प्लस आइटा v x y अभी लिखा था ना स्टार्टिंग में, तो वहां से अपन इसको शो करने वाले हैं। चलिए, अब आगे ले लेते हैं। यहाँ पे इसमें मान रख रहे हैं अपन, तो एफ डेज जेड इज इक्वल टू लिमिट del z टेंड्स टू 0। एफ में z प्लस del z करना है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे z प्लस del z हो जाएगा, तो x और y में क्या चेंज आएगा? भाई z वो है, वो आपके पास del z हो रहा है, तो ये x क्या होगा, x प्लस यहाँ पे z प्लस del z लेंगे, तो यहाँ पे x में क्या चेंज होगा, x प्लस del x, और y में क्या चेंज होगा, y प्लस del y, इसके अकॉर्डिंग।
ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ z प्लस डेल z, ले लेना अपन, यहाँ पे एफ जेड है, इस यहाँ पे एफ जेड प्लस डेल जेड ले लेते हैं। जैसे अपने पास फंक्शन है एफ एक्स, एफ ऑफ 2 करेंगे तो एक्स की जगह 2 रख दो। इसी प्रकार यहाँ पे डेल जेड प्लस डेल जेड है तो यहाँ पे जेड प्लस डेल जेड हो जाएगा। तो एक्स में क्या चेंज आएगा, एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे तो अपन क्या लिखेंगे, यू एक्स प्लस डेल एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई प्लस आइटा वी वाला, ठीक है ना। तो आइटा वी एक्स प्लस डेल एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई, ये कंप्लीट हो गया। माइनस ये माइनस एफ जेड, ठीक है, सिंपल वाला एफ जेड करना है तो एफ जेड कर देते हैं। एफ जेड तो क्या है, यू एक्स कोमा वाई प्लस आइटा वी एक्स कोमा वाई, और इसके अपोन में कौन है भाई। अब ये ध्यान रख लीजिएगा कि जब इसमें अपने पास एक्स और वाई में चेंज कर दिया है तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और ये डेल एक्स और डेल वाई टेंड्स टू 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे डेल जेड क्या हो जाएगा, डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई। चूंकि आपके पास z बराबर क्या होता है, x प्लस आइटा वाई, तो डेल जेड क्या इतना हो जाएगा, डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई, ठीक है ना। चलिए ये अपने पास फाइनल इसका आ गया है। अपन ने इसको x प्लस डेल एक्स और y प्लस डेल वाई के रूप में लिख दिया है। डेल जेड की जगह अपन ने डेल एक्स टेंड्स टू 0, डेल वाई टेंड्स टू 0 क्यों लिखा, क्योंकि अपन ने इसको x और y के रूप में प्रेजेंट कर दिया है। अब अपन केस 2 लेंगे। फर्स्ट केस तो ले रहे हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और सेकेंड नंबर का केस लेंगे वो आपके पास केस सेकेंड, और ये है केस फर्स्ट y एक्सिस के अनुदिश, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे तो डेल वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो डेल वाई इज इक्वल टू 0 होते ही ये काम खत्म हो जाएगा, डेल एक्स टेंड्स टू 0 बचेगा। अब यहाँ पे देखो x प्लस डेल एक्स तो ऐसे कैसे रहेगा, y रहेगा, डेल वाई खत्म हो गया। यहाँ पे डेल वाई इज इक्वल टू 0 पुट करना है, प्लस आइटा वी x प्लस डेल एक्स कोमा y माइनस का ये वाला u x कोमा y तो नहीं है, ये माइनस से खोल देती हूँ मैं, ठीक है ना। और ये v x कोमा y अपॉन में ये खत्म हो जाएगा, डेल एक्स बचेगा। मैं यहाँ लिख रही हूँ डेल एक्स, ठीक है। चलिए अब इसको सेपरेट करना चाह रहे हैं अपन, u के साथ u रख दीजिए, v के साथ v रख दीजिए। इसके साथ ये करते हैं तो अपने पास आ जाएगा u x प्लस डेल एक्स कोमा वाई माइनस का u x कोमा वाई अपॉन जो वो चल रहा था हर डेल एक्स, ठीक है ना। इन दोनों में से मैंने आइटा को बाहर निकाल दिया है। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 चल रही डेल एक्स, तो यहाँ पे भी लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। लिमिट की प्रॉपर्टी होती है वो जितने भी अंदर फंक्शन है सभी पे ही वो चली जाती है, चाहे जोड़ बाकी में हो चाहे गुणा भाग में हो, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे पहले ये वाला ले लेते हैं, वी एक्स प्लस डेल एक्स कोमा वाई माइनस का वी एक्स कोमा वाई अपॉन डेल एक्स। चलिए अब अवकलनीयता की परिभाषा से अपन इसको डेल में लिख दें। चलिए ये लिमिट लिखा है मैंने। चल डेल एक्स टेंड्स टू 0 चल रहा है, यहाँ पे फंक्शन क्या चल रहा है u, तो डेल u आएगा। अवकलन किसके सापेक्ष होगा, आंशिक x के सापेक्ष। यहाँ से भी पता लगा सकते हैं कि वेरी कौन कर रहा है, x प्लस डेल एक्स है, x y तो एज इट इज है, ठीक है ना। x प्लस डेल एक्स x और ये y सेम है, तो डेल u अपॉन डेल x। ये पूरा का पूरा ही लिमिट लगने के बाद में ये इसमें चेंज हो जाएगा आंशिक अवकलन में। चलिए प्लस का आइटा ही है आपके पास, इसमें अपने पास क्या हो जाएगा, डेल, हाँ बोलो, डेल v अपॉन डेल x, ठीक है, वेरी गुड। चलो उतार लिया। तो मैं इसका जो एक फर्स्ट पार्ट आया है जो अपन ने केस फर्स्ट में लिया है अलोंग टू एक्स एक्सिस, उसका रिजल्ट में यहाँ लिख देती हूँ डेल यू। ये आपके पास एफ डे जेड के बराबर ही आ रहा है, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आइटा डेल बी अपॉन डेल एक्स, ठीक है ना। तो अब अपन इसके आगे वाला सेकंड पार्ट कर देते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा तो ये का ये जाएगा, अब इसमें अपन y एक्सिस के अलोंग ले लेंगे। तो y एक्सिस के अलोंग लेने पर डेल एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक है ना। हो रहा है ना, समझ में आ रहा है। चलिए
जेड चल ही रहा है, लिमिट डेल एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करना है तो डेल वाई इज टेंस टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे यू एक्स आ जाएगा, ये खत्म हो गया, वाई प्लस डेल वाई एज इट इज रहेगा, प्लस आइटा वी एक्स ये खत्म, और ये आ जाएगा वाई प्लस डेल वाई माइनस का यू एक्स कोमा वाई माइनस का आइटा वी एक्स कोमा वाई और फिर अपॉन में डेल वाई। पता चलेगा डेल वाई क्यों लिखा, क्योंकि डेल एक्स इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, वाई एक्सेस के अलॉन्ग जब भी लेंगे तो अपने पास डेल एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे कर लेते हैं, फिर से वही जो पहले वाला किया था अपन ने। अब इसमें ये ध्यान रखिएगा कि ये आइटा भी आने वाला है, ये खत्म हुआ है तो आइटा भी तो बच रहा है ना, आइटा डेल वाई, ये ध्यान रखिए। चलिए लिमिट डेल वाई टेंस टू 0, फिर से अपन को यू वालों को एक साथ रख देते हैं, वी वालों को एक साथ रख देते हैं। चलिए यू एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई माइनस का यू एक्स कोमा वाई अपॉन आइटा डेल वाई, प्लस का आइटा मैंने कॉमन लिया है, फिर से लिमिट लगाइए डेल वाई टेंस टू 0, ये वी एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई माइनस ये वाला टर्म आ जाएगा वी एक्स कोमा वाई अपॉन आइटा डेल वाई। ये देखिए आइटा से आइटा कैंसिल हो जाएगा, बुक के अंदर ये जो आइटा है ना वो छपा नहीं है, मिसप्रिंट है, तो आप वहाँ पे आइटा लगा ले पेज नंबर 61 पे इक्वेशन नंबर 3 के जस्ट ऊपर। ठीक है, करेक्शन कर लेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिमिट डेल वाई टेंस टू 0, तो यहाँ पे कर लो, आइटा है, आइटा को हरों का परिमीकरण करना पड़ेगा क्योंकि आइटा को अपन को नीचे नहीं रखना है, तो आइटा से गुणा भाग कर देते हैं यहाँ पे, आइटा स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का आइटा। ठीक है ना, और ये आपके पास यू एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई माइनस का वी एक्स कोमा वाई अपॉन डेल वाई आ गया, और यहाँ पे प्लस आइटा खत्म हो गया, यहाँ पे v आ रहा है एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई माइनस का v एक्स कोमा वाई अपॉन डेल वाई। चलिए अब बताइए यहाँ पे भी लिमिट चल रही है, डेल वाई टेंस टू 0, ये पूरा मिलके क्या हो जाएगा और ये पूरा मिलके क्या हो जाएगा लिमिट के साथ में, हाँ बोलो, तो क्या लिखूँ मैं, यहाँ पे लिख देती हूँ उसका रिजल्ट, ये भी एवरेज z बराबर आया है माइनस के आयोटा, हाँ बोलो डेल यू में देखो y प्लस डेल वाई है और y के रिस्पेक्ट में है, और फंक्शन क्या है यहाँ पे u, ठीक है, तो डेल यू अपॉन डेल y और प्लस डेल v अपॉन डेल y, v में भी y हो रहा है ना, ठीक है, y के सापेक्ष तो है, y फंक्शन जब भी अपन लिखते हैं यहाँ पे अवकलनीयता में क्या होता है, एवरेज z बराबर f z प्लस डेल z माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड, तो जेड प्लस डेल जेड और डेल जेड आ रहा है तो एवरेज जेड लिख देते हैं, वही चीज है। और इसका मतलब क्या हुआ, अगर एफ जेड को आगे आएगा थ्योरी में डब्ल्यू के द्वारा शो करें तो ये यहाँ पे एवरेज जेड क्या हुआ डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड ही होता है इस तरीके से। चलिए तो यहाँ पे अपने पास लिख दिया अपन ने दोनों को, इन दोनों में रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें तो गुणांकों की तुलना करो, कौन से गुणांकों की, वास्तविक व काल्पनिक, वास्तविक व गुणांकों की तुलना नहीं लिखेंगे, वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना, ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा देखो, वास्तविक जो आइटा के बिना है तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और काल्पनिक में क्या है आइटा हट जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये मैंने माइनस इधर लगा दिया, इधर लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये अपने पास CR इक्वेशन, तो अपन ने लिया क्या था कि भाई एनालिटिक है, एनालिटिक का मतलब क्या हुआ कि वो किसी डोमेन D में प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। अवकलनीयता की परिभाषा से अपन ने ये अवकलनीयता ले ली, इसमें अपन ने इसको x और y में चेंज कर दिया, और वहां से अपन ने x एक्सिस के अलॉन्ग और y एक्सिस के अलॉन्ग लेके
सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है ना, तो ये नेसेसरी कंडीशन है। वापस एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं। सबसे पहले तो अपन ने पढ़ा था एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं। तो एनालिटिक फंक्शन क्या था, हाँ बोलिए। एनालिटिक फंक्शन वो फंक्शन एनालिटिक फंक्शन कहलाता है जो किसी दिए गए डोमेन के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। अवकलनीयता का मतलब ये हुआ एवरेज z बराबर लिमिट डेल z इज टेंड्स टू 0। ठीक है ना, अवकलनीय हो। अब पता कैसे चलेगा कि भाई अवकलनीय है कि नहीं है? अलग अलग सारे बिंदुओं को निकाल के थोड़ी देखेंगे। तो इसने बोला कि भाई अवकलनीय हो तो पता कैसे चलेंगे। तो ये अगर कोई फंक्शन दे रखा है fz, u प्लस आइटा v के रूप में लिखा जाएगा। u भी अलग x और y का फंक्शन है, v भी अलग x और y का फंक्शन है। इसका मतलब अगर u को x के सापेक्ष और v को y के सापेक्ष अवकलन करें आंशिक, अगर वो बराबर मिल जाए, और u को y के सापेक्ष और v को x के सापेक्ष करें और वो माइनस के बराबर मिल जाए दोनों आपस में, तो वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब वो अपने आप में ही एनालिटिक होगा। ठीक है, तो एनालिटिक के लिए अपन ने इसमें नेसेसरी कंडीशन को प्रूव करने के लिए अपन ने एनालिटिक लेते हुए सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करवा दी। ठीक है ना, तो इसके आगे वाला टॉपिक है सफिशिएंट कंडीशन। तो आप बुक में देखिए पेज नंबर 60 पे है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो सबसे पहले तो अद्वितीय रूप से विद्यमान है, z इज टेंड्स टू, ये अपने पास बिलोंग्स टू डी, डोमेन डी ले रखा है और वास्तविक काल्पनिक भागों की तुलना कर दी है। तो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि वो फंक्शन एनालिटिक है। तो अपने पास सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा, एफ जेड यू प्लस आइटा वी के रूप में रहेगा, यू भी एक्स और वाई के फंक्शन के रूप में रहेगा, वी भी एक्स और वाई के फंक्शन में रहेगा। तो यू इज इक्वल टू कोई भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस अपने पास 3y स्क्वायर के रूप में दे दिया, वी भी किसी रूप में दे दिया। अब बोलेंगे कि भाई फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, यही वाली चीज करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसका आंशिक अवकलन x के सापेक्ष और y के सापेक्ष कर दीजिए। u का भी x और y में कर दो, v का भी x और y में कर दो, और x है तो y के साथ बराबर वाला होगा v का, और y u का अपन ने y के किया तो माइनस ऑफ डेल v अपॉन डेल एक्स के इक्वल है। तो अपन मान सकते हैं कि भाई वो फंक्शन एनालिटिक होगा। कोई भी किसी भी फॉर्म में दे सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के रूप में दिया जा सकता है, और जिसका भी अवकलनीय हो सकता है। जो भी अवकलनीय फंक्शन होंगे, जो 11th-12th में पढ़े थे ना तुमने अवकलनीय फंक्शन, वो कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। इसका लॉगरिथम वाला बन सकता है, और ये सिंपल बहुपद वाले बन सकते हैं, त्रिकोणमिति वाले बन सकते हैं, ठीक है ना, लॉग वाले बन सकते हैं, और चरघातांक के रूप में दे सकता है, वो किसी भी रूप में बन सकता है। ठीक है ना, तो इसके आगे जो पढ़ेंगे वो अगला टॉपिक हम इसका सफिशिएंट कंडीशन का पढ़ने वाले हैं, और फिर उसके बाद में अपन इसके एग्जांपल्स लेंगे कि किस प्रकार से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, मेहनत कीजिएगा, बाय।